कोर्ट में प्रॉपर्टी को लेके सिविल केस चल रहा था। आपने उस प्रॉपर्टी को केस चलते दौरान खरीद लिया। अब आपका उस प्रॉपर्टी का और केस का क्या होगा, आइए इस बात को समझते हैं। नमस्कार, वेलकम बैक टू आयुषीज जुडिशरी एंड लॉ क्लासेस। हम आज करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल सीरीज, जजमेंट सीरीज का सेकंड जजमेंट कैप्चर। ये सीरीज इन कोलैबोरेशन विद है द वर्डिक्ट टुडे के साथ। तो वर्डिक्ट टुडे के फरवरी इशू में हमें एक बहुत ही अच्छा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का सिविल सूट के संबंध में देखने के लिए मिलता है, जिसका नाम है अलका श्रीरंग छावन वर्सेस हेमचंद्र भोसले। इस केस ने बहुत ही ब्यूटिफुली लिस पेंडिस के कॉन्सेप्ट को, उसके बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इसका जो इंटरप्ले है उसको, अपना ऑर्डर 21 एग्जीक्यूशन के रेजिस्टेंस को, और अल्टीमेटली जो सुप्रीम कोर्ट का इनहेरेंट पावर है आर्टिकल 142 के अंदर, उसको डिस्कस किया है। एक एक करके इस सब को समझते हैं। सबसे पहले अगर हम केस के फैक्ट्स के बारे में बात करें तो क्या हुआ था कि 1973 में ओरिजिनल ओनर जो थे उन्होंने अग्रीमेंट फॉर सेल में एंटर किया। उन्होंने वो अग्रीमेंट किया, वो उस समय प्लेंटिफ थे। अब सेलर ने क्या किया, कभी भी वो सेल डीड को एग्जीक्यूट नहीं किया। फिर क्या हुआ कि 1986 में बायर ने उसके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जो है केस लगाया, और क्योंकि ये केस उस समय महाराष्ट्र से संबंधित था, जहाँ पे स्टेट अमेंडमेंट के थ्रू अगर किसी प्रॉपर्टी का आपका डिस्प्यूट चल रहा हो तो लिस पेंडिस नोटिस को रजिस्टर करना ज़रूरी था, तो उन्होंने उसको लिस पेंडिस की तरह रजिस्टर भी करा लिया। अब ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट क्या हुआ कि वो जो ओरिजिनल डिफेंडेंट था, जिसको एक्चुअली में उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री करानी चाहिए थी प्लेंटिफ के फेवर में, उसने ड्यूरिंग द पेंडेंसी 8 सेल डीड के माध्यम से उस प्रॉपर्टी को अलग अलग लोगों को अलग अलग टुकड़ों में बेच दिया। तो अब सब्सिक्वेंट परचेजर आ गए इस प्रॉपर्टी में। अब उसमें से वन ऑफ द परचेजर जो था, जो कि इस केस का एपेलेंट भी है, उसने क्या किया, उसने वो प्रॉपर्टी लेकर उस पर अपना बंगलो भी बना लिया और उसके बाद वो उसमें रहने लग गया। अब क्या हुआ, 1990 में जो प्लेंटिफ था उसके फेवर में जजमेंट आया और ट्रायल कोर्ट ने कहा कि भाई आप डिफेंडेंट को कि आपको इनके फेवर में सेल डीड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। फिर भी ओरिजिनल ओनर ने सेल डीड को एग्जीक्यूट नहीं किया। तो फिर 1993 में एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के दौरान क्या हुआ, कोर्ट ने कमिश्नर को अपॉइंट करके उस सेल डीड का एग्जीक्यूशन प्लेंटिफ के फेवर में कराया। अब क्योंकि उसका पोजेशन ऑलरेडी सब्सिक्वेंट परचेजर्स ले चुके थे, तो फिर भी उस प्लेंटिफ को उस लैंड का जो है पोजेशन नहीं मिल पाया। अब बात आती है कि भाई ओनर कौन है, क्या जो सब्सिक्वेंट परचेजर्स थे वो बोनाफाइड परचेजर्स थे, क्या उनका राइट प्लेंटिफ के राइट के ऊपर चला जाएगा। और यहीं से हमें सबसे पहले इशू जो देखने को मिलता है वो मिलता है लिस पेंडिस का। तो लिस पेंडिस का जो कॉन्सेप्ट है वो सेक्शन 52 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट में मिलता है, जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी अंडर लिटिगेशन है तो आप उस प्रॉपर्टी को ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते कि किसी दूसरी पार्टी का उसमें राइट डिफीट हो जाए। मतलब कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट आप उस प्रॉपर्टी में थर्ड पार्टी राइट्स ऐसे नहीं क्रिएट कर सकते कि किसी पार्टी के राइट्स का उसका वायलेशन हो। या अगर इसको अदर तरीके से देखें कि अगर आपने ऐसा ट्रांसफर कर भी दिया है तो वो सब्जेक्टेड टू द फाइनल आउटकम ऑफ द सूट होगा। तो यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन है कि ये ट्रांसफर जो है ये वॉइड एब इनिशियो नहीं है, स्टार्टिंग से गलत नहीं है, स्टार्टिंग से इलीगल नहीं है। अगर आपने ट्रांसफर भी कर दिया है तो भी वो ट्रांसफर सब्जेक्टेड होगा जो फाइनली उस सूट का आउटकम होगा उस चीज से। तो मानो कि जैसे मैं डिफेंडेंट थी, मैंने ट्रांसफर कर दिया उस प्रॉपर्टी को। अब मान लो कि अल्टीमेटली प्लेंटिफ वो केस हार जाता है तो मेरा ये ट्रांसफर वैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर प्लेंटिफ जीत जाता है उस केस को तो फिर क्या होगा कि मेरा ये ट्रांसफर जो है ये ट्रांसफर वैलिड नहीं रह पाएगा, क्योंकि प्लेंटिफ का राइट पहले आ जाएगा और मेरा राइट चला जाएगा। तो आई हैव टू फॉलो द डिग्री। तो इसीलिए ट्रांसफर जो लिस पेंडिस में होता है वो हमेशा सब्जेक्टेड टू लिटिगेशन होता है। इसी में
जो हमें देखने के लिए मिलता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ कंडीशंस दी हैं जो लिस पेंडिस में अप्लाई होता है। सबसे पहले कि एक पेंडिंग सूट या प्रोसीडिंग होना चाहिए। नंबर 2, वो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने होना चाहिए, मतलब अगर सिविल प्रोसीडिंग है तो सिविल कोर्ट के सामने होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम रेवेन्यू कोर्ट में लगा के बैठे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि अरे अब तो हमने प्रॉपर्टी फंसा ली, अब इसका कुछ नहीं होगा। नो, इट शुड बी इन फ्रंट ऑफ द कॉम्पिटेंट कोर्ट। नंबर 3, ये सूट और प्रोसीडिंग कोल्यूसिव नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो मैलिफाइड इंटेंट टू इट। और ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती का हमने लिटिगेशन लगा दिया है, एक ट्रू फेयर केस होना चाहिए। नंबर 4 जो है वो राइट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्टली एंड स्पेसिफिकली इन क्वेश्चन होना चाहिए उस सूट या फिर प्रोसीडिंग में। मानो कि हमने केस किया है मनी रिकवरी का और अब हम प्रॉपर्टी को कह रहे हैं प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, तो ऐसा नहीं है। वो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो राइट है वो जो है वो डिस्प्यूटेड होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी को किसी पार्टी ने ड्यूरिंग द लिटिगेशन ट्रांसफर किया है, तो पार्टी टू द लिटिगेशन ने उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है और एलिनेशन ऐसे हुआ है जैसे जिस वजह से किसी अदर पार्टी के राइट्स अफेक्ट हो रहे हो। तो जब ये 6 कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं तो हमें लिस पेंडिस उसमें देखने का मिलता है। तो लिस पेंडिस हमेशा ही सब्जेक्टेड टू द रिजल्ट ऑफ लिटिगेशन होगा और इसका इकलौता एक्सेप्शन तब है जब कोर्ट ने खुद अपनी अथॉरिटी दिया है कि भाई आप इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दीजिए। अगर कोर्ट ने बोला है ड्यूरिंग द पेंडेंसी तब तो ठीक है, तब तो कोर्ट का ऑर्डर है, वरना अल्टीमेटली जो लिटिगेशन का रिजल्ट होगा उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब इसका पूरा कॉन्सेप्ट ही इस पे बेस्ड है दैट नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट। कुछ नया मतलब या फिर अगर नया लाते हो तो वो सब्जेक्टेड टू द फाइनल आउटकम ऑफ द सूट होगा। अब इसका एक इंटरप्ले हमें देखने के लिए मिलता है, वो हमें देखने के लिए मिलता है सेक्शन 19 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के साथ, जिसमें ये दिया हुआ है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हम इन्फोर्स करा सकते हैं। और इसमें 19 का क्लॉज बी कहता है कि हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकते हैं अगेंस्ट एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम बाय अ टाइटल अराइजिंग सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट except a transferee of value who has paid his money in good faith and without the notice of the original contract। तो बेसिकली ये कहता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप हर इंसान के अगेंस्ट करा सकते हो इन्फोर्स, जिस इंसान ने वो कॉन्ट्रैक्ट किया है या अगर उसके अंडर कोई क्लेम करता है। लेकिन अगर कोई सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी है उस प्रॉपर्टी का जिसने गुड फेथ में विदाउट नॉलेज और उसको पैसे देके फॉर कंसिडरेशन खरीदा है, तो उसके अगेंस्ट आप इसको इन्फोर्स नहीं करा सकते। तो अब इसी का प्ली ले रहे थे जो एपेलेंट है, वो ये कह रहे थे हम पे लिस पेंडिस नहीं लगेगा और हमारे अगेंस्ट जो प्लेंटिफ है वो प्रॉपर्टी का वो उस सेल रजिस्टर्ड सेल डीड का एग्जीक्यूशन नहीं करा सकता, क्योंकि हम तो इसमें 19 क्लॉज बी में प्रोटेक्टेड है। तो अब इसके फर्दर जब सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कशन किया कई लैंडमार्क केसेस का, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको 19 बी के एक्सेप्शन में फॉल होना है तो आपको 3 चीजें एक्सेप्शनली दिखानी पड़ेंगी। नंबर 1 कि आपने परचेज की है वो प्रॉपर्टी फॉर वैल्यू और वही प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर है ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जुरिस्डिक्शन का। नंबर 2 आपने वो पेमेंट इन गुड फेथ किया है। और नंबर 3 आपको कोई नोटिस नहीं था अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट का। अब ये नोटिस एक्चुअल नोटिस हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस हो सकता है या इम्प्यूटेड नोटिस हो सकता है। तो परचेज फॉर वैल्यू होना चाहिए, पेमेंट इन गुड फेथ होना चाहिए और एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ द नोटिस ऑफ द अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे मियर नॉलेज या मियर आपको कोई रिटन इंफॉर्मेशन देगा तो ही नोटिस माना जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको कंस्ट्रक्टिव नॉलेज भी थी या इम्प्यूटेड नॉलेज भी थी या आपकी कैसे भी जानकारी में वो चीज थी, तो फिर भी इसमें आपका नॉलेज माना जाएगा। अब यहाँ पे जो है ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 19 बी जो है ये हमेशा
एट अ स्टेज प्रायर टू इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग्स पे जाएगा। मतलब कि अगर प्रोसीडिंग नहीं इंस्टीट्यूट हुई होती और उसके पहले ट्रांसफर हो गया होता तब तो एक अलग बात है, तब 19B के आप प्रोटेक्शन में आ जाते। लेकिन जब आपकी प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट हो गई है और उसके बाद ट्रांसफर हुआ है तो आप 19B का जो है वो क्लेम नहीं ले पाओगे एंड सेक्शन 52 ऑफ टीपीए लिस पेंडिस ट्रांसफर विल कम इनटू प्ले। तो अगर देखा जाए सेक्शन 52 टीपीए विल सुपरसीड सेक्शन 19B ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट। तो यही बात को कहते हुए सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर आप 19B को देखें तो जैसे ही सूट इंस्टीट्यूट हो गया 19B ऑफ specific relief act would have to give way to section 52 of the TPA as the doctrine of lis pendis would come into play। अब इसके बाद जब बात हुई कि भाई अब ये क्लियर हो गया कि आपका जो ट्रांसफर है वो सब्जेक्टेड टू लिटिगेशन होगा और बोनाफाइड परचेजर को 19B का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा अगर वो ट्रांसफर आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट है, तो अब बात आ गई कि क्या वो एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री को जो ओरिजिनल प्लेंटिफ था जो एग्जीक्यूशन कराना चाह रहा था जिसके नाम पे रजिस्टर्ड सेल डीड आ गई, अब वो पोजेशन लेना चाह रहा है और उस पोजेशन की प्रोसेस को उस एग्जीक्यूशन को अब ये जो परचेजर रोक रहे हैं, आर दे इंटाइटल्ड टू रेजिस्ट सच obstruction or such resist or obstruct such possession। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है दे आर नॉट इंटाइटल्ड, वो ऐसा कोई भी रेजिस्टेंस नहीं कर सकते हैं, उन्हें कोई प्रोटेक्शन भी नहीं मिला है राइट फ्रॉम ऑर्डर 21 रूल 97 से लेके आपके रूल 100 तक का जो भी प्रोटेक्शन है वो ऐसे पर्सन के लिए नहीं है, वो रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट इसके साथ ये भी कहती है कि सेक्शन 47 सीपीसी जो है वो एम्पल पावर देता है एक एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को ये सारे मैटर्स को डिसाइड करने के लिए जो कि एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज, सेटिस्फैक्शन ऑफ डिक्री से रिलेटेड है, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन रेजिस्टेंस से रिलेटेड है और इनके लिए सेपरेट सूट को नहीं लाया जा सकता है। तो अगर हम देखें तो जो अ ट्रांसफरी पेंडेंट लाइट मतलब कि अगर पेंडेंसी ऑफ सूट के समय किसी ने ट्रांसफर पे वो प्रॉपर्टी प्राप्त कर ली है तो वो इंसान एग्जीक्यूशन को रेजिस्ट नहीं कर सकता है। ये हमें इसमें बहुत ही क्लियरली देखने के लिए मिलता है। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये बोल दिया कि भाई जो सब्सिक्वेंट परचेजर्स थे उनको ये नॉलेज थी कि इन पार्टीज के बीच में केस चल रहा था और उनके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडिस फुल्ली अप्लाई होता था। तो जब डिफेंडेंट बाध्यता, डिफेंडेंट को वो रजिस्टर्ड सेल डीड करनी पड़ी प्लेंटिफ के फेवर में, तो फिर परचेजर ऑफ वैल्यू या सब्सिक्वेंट परचेजर को उधर से कोई अधिकार नहीं मिल सकता। दे कैन नॉट रेजिस्ट द डिक्री और उनको डिक्री के फॉलो ही करना पड़ेगा और प्लेंटिफ को ही राइट मिलेगा उस प्रॉपर्टी को प्राप्त करने का। तो ऐसे में उनके रेजिस्टेंस को, उनके ऑब्जेक्शंस को सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रिजेक्ट किया और अपहोल्ड किया कि प्लेंटिफ जिसको मिला है रजिस्टर्ड सेल डीड उसी को इसका पोजेशन मिलना चाहिए। अब यहाँ पे लास्टली सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बार बार सुप्रीम कोर्ट जो है एग्जीक्यूशन केसेस पे फोकस करती है और कहती है कि भाई एग्जीक्यूशन आप टाइम में कराइए बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली द फ्रूट्स ऑफ एनी जजमेंट, एनी डिक्री। सिविल केस में लड़ने के बाद अगर जो डिक्री का एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है तो अल्टीमेट जो है फ्रूट्स उस पर्सन को नहीं मिल रहे हैं। तो बड़े ही गंभीर शब्दों में और बड़ा ही अच्छा एक ऑर्डर हमें इसके लास्ट पैराग्राफ में देखने के लिए मिलता है जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के अंडर इसमें पास किया है अपने इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1986 में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, उसके बाद 1990 में डिक्री हो गई थी, उसके बाद एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग 1991 में लग गई थी और कोर्ट कमिश्नर ने 1993 में इस रजिस्टर्ड सेल डीड को एग्जीक्यूट करवा दिया था।
उसके बाद 1993 से लेके आज तक जो प्लेंटिफ था उसको अपने पास अपनी डिग्री अपने फेवर में लेके बैठने का कुछ भी फ्रूट्स नहीं मिल पाए, क्योंकि उसको एक्चुअल पोजेशन ऑफ द सूट प्रॉपर्टी आज डेट तक नहीं मिल पाई, बिकॉज इतने रेजिस्टेंस, इतने ऑब्जेक्शंस, इतने ऑब्स्ट्रक्शंस, इतनी अपील, इतना एप्लीकेशंस सब फाइल होते रहे, जिसको लगातार कोर्ट डिसाइड करती रही, बट फिर भी मल्टीपल राउंड्स ऑफ लिटिगेशन इसमें चल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हम प्लेंटिफ का अब राइट प्रोटेक्ट करते हैं और हम ये करते हैं कि अब ये फर्दर फ्रिवलस लिटिगेशन की से सफर ना करें और इसकी हार्डशिप प्रोलॉन्ग ना हो। इसीलिए हम ये डायरेक्शन देते हैं कि अब ना तो कोई परचेजर, नो सब्सिक्वेंट परचेजर, नो ओरिजिनल डिफेंडेंट, इनमें से कोई भी लोग क्या करेंगे, उस जजमेंट के अगेंस्ट, उस डिक्री के अगेंस्ट, उस एग्जीक्यूशन के अगेंस्ट कोई भी एप्लीकेशन को नहीं लगाएंगे। लगाते हैं तो कोई भी कोर्ट अब इन्हें एंटरटेन नहीं करेगी। इनफ इज इनफ। तो उन्होंने कहा कि जजमेंट डेटर और सब्सिक्वेंट परचेजर्स, इनकी तरफ से आने वाली अब कोई भी एप्लीकेशन को कोर्ट कोई भी एंटरटेन नहीं करेगी और एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ये मेक श्योर करेगी कि जल्दी से जल्दी जो है ओरिजिनल प्लेंटिफ को उसकी प्रॉपर्टी का पोजेशन मिल सके, ताकि उसका फर्दर हैरेसमेंट बच सके और एंड्स ऑफ जस्टिस मीट हो सकें। तो एक ये बड़ा अच्छा डायरेक्शन इन द रीसेंट टाइम्स हमें देखने मिलता है, जहाँ पे हम एक चीज़ बड़ी कॉमन थी कि अगर सिविल केस है तो फिर तो कई जन्म तक चलेगा,